का जो हमारा लेक्चर है हमने पढ़ना है जीन सीक्वेंसिंग। तो पहले देखते हैं जीन सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है। अब जीन क्या होता है, किसी भी डीएनए का एक छोटा सा फ्रैगमेंट, एक छोटा सा पार्ट जिसमें क्या हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो किसी भी किस्म की, यानी कि आई कलर की, स्किन कलर की, किसी की टालनेस की या शॉर्ट हाइट की, किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन, डीएनए का वो पार्ट जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, उसे हम क्या कहते हैं, जीन। सीक्वेंसिंग किसे कहते हैं, सीक्वेंसिंग का मतलब सीक्वेंस, कहते हैं ना कि सीक्वेंस से लिखो, अपना सीक्वेंस ठीक कर लो, सीक्वेंस मतलब तरतीब। तो जीन सीक्वेंसिंग का मतलब है ये जो जीन है ये जिस चीज़ से मिलके बना हुआ है, किस चीज़ से मिलके बना होता है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानोसिन वगैरह वगैरह। तो इस जीन के अंदर ये मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इनकी सीक्वेंस फाइंड करना कि इसके बाद कौन सा सीक्वेंस है, यानी इसके बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, इसके बाद कौन सा है, तो इस चीज़ को फाइंड करना क्या कहलाता है, जीन सीक्वेंसिंग। यानी कि जीन के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस को फाइंड करना कि वो किस किस जगह पे मौजूद है, इसको हम कहते हैं जीन सीक्वेंसिंग। अब जीन सीक्वेंसिंग करते ही क्यों है, तो जीन सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी है। ये हम इसलिए करते हैं, सम टाइम हमें ना जीन्स को स्टडी करना होता है। एक डिज़ीज़, कोई भी जेनेटिक डिज़ीज़ जो है वो जीन से रिलेटेड होती है, मतलब कि कोई जेनेटिक डिज़ीज़ है वो जीन्स ही कैरी करके लेके जाता है। तो उस डिज़ीज़ को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस जीन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस इसलिए हम फाइंड करते हैं ताकि हम जेनेटिक डिजीज़ को स्टडी कर सकें। इसके अलावा हम क्या करते हैं, क्लोनिंग। तो क्लोनिंग करने के लिए भी, किसी जीन की क्लोनिंग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जीन का सीक्वेंस फाइंड करते हैं। तो इसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है जीन सीक्वेंसिंग के। तो ये ना आपकी बुक में जो मेथड्स लिखे हुए हैं, अब उन मेथड्स में हम बारी बारी पढ़ेंगे। 2 मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है DDNTP। अब ये क्या होता है DDNTP, डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, आप लोग काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड किस तरह का होता है, इस तरह का पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर में एक साइड पे क्या लगी होती है, नाइट्रोजनस बेस लगी होती है, और दूसरी साइड पे फॉस्फेट लगे होते हैं। तो 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। अब ये तो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है। नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, यहाँ पे H मौजूद होता है, यहाँ पे OH मौजूद होता है। लेकिन ये जो DDNT है, यानी कि डाई डिऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, डाई का मतलब दोनों जगहों पे। तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, तो यहाँ से अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो हमने यहाँ से भी ऑक्सीजन को रिमूव किया, यहाँ से भी ऑक्सीजन को रिमूव किया है, इसलिए हम इसे कहते हैं डाई डिऑक्सी। 2 जगहों से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। फिर आगे न्यूक्लियोटाइड, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ट्राईफॉस्फेट, यानी इसमें 3 फॉस्फेट हैं। तो हमें DDNTP चाहिए होते हैं। अब ये जो DDNTP हैं ये भी 4 तरह के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन सी बेस मौजूद है। अगर यहाँ पे मौजूद है एडेनिन तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे DDANTP, यानी कि डाई डिऑक्सी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, DDANTP। इसी तरह अगर एडेनिन की जगह थायमिन लग जाए तो हम कहेंगे DDTNTP, यानी कि डाई डिऑक्सी थायमिन न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। इसी तरह ग्वानोसिन और साइटोसिन के केस में भी आपने बताना है। तो हमें DDNTP चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं, 4 चाहिए होते हैं। अब इन 4 की जो डिफरेंट टाइप्स है, किस बेस पे टाइप्स हैं, इन बेसिस की बेस पे, यानी कि अगर यहाँ पे कोई और बेस होगी तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो DDNTP समझ आ गया क्या होता है। इसके अलावा हमें चाहिए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। जो DNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है या डबल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो डबल स्ट्रैंड वाला DNA है इसको हम सेपरेट आउट करते हैं, इसको हम सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं, यानी कि इसमें से एक स्ट्रैंड को अलग कर लेते हैं, दूसरे स्ट्रैंड को इस तरह अलग कर लेते हैं। तो जीन का सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हमें
डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड होता है इसको सिंगल स्ट्रैंड बनाना ज़रूरी होता है। तो सेकंड चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। इसके अलावा 4 बीकर्स, बीकर्स क्या होते हैं आपको पता है, यानी कि इस तरह का एक बीकर, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 बीकर्स हमें चाहिए होते हैं। इसके अलावा प्राइमर, हमें एक प्राइमर चाहिए होता है। प्राइमर क्या होता है जी, प्राइमर वो वाला सीक्वेंस होता है जो कि क्या करता है, जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। यानी कि अगर हमने ये जो एक स्टैंड है रेड कलर का, इसका हमने कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक प्राइमर ऐड करना पड़ेगा। तो जो प्राइमर होता है वो अगर नहीं होगा तो ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन है ये शुरू नहीं हो पाएगी, तो हमें एक प्राइमर भी चाहिए होता है। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो है ये एंजाइम होता है। तो ये जो एंजाइम है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये क्या करता है, ये भी रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा हमें नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं। नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि ये स्पेशल न्यूक्लियोटाइड है DDNTP, इसके अलावा जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो ये मैंने 4 बनाए हैं, डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि डीऑक्सी का मतलब क्या है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ना ये डीएनए के हैं, आरएनए के नहीं है। अगर आरएनए के होते तो हम यहाँ पे डी ना लिखते, लेकिन क्योंकि ये डीएनए के हैं इसलिए हम यहाँ पे डीऑक्सी लिखते हैं, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सी वाली होती है, यानी कि यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है वो रिमूव होती है। तो हमें ये न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं, ATP, TTP, CTP और GTP। तो ये हमें 6 चीज़ें चाहिए होती हैं क्या करने के लिए, जीन की सीक्वेंसिंग फाइंड करने के लिए। टॉपिक को आज हमने पढ़ना है जीन सीक्वेंसिंग का मेथड। तो कल हमने वो चीज़ें पढ़ी थी जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं जीन सीक्वेंसिंग के लिए। तो इसके ना प्रिंसिपल आप याद रख लें, इसका असूल क्या है कि हम जीन सीक्वेंसिंग करते क्यों हैं। यानी कि हम ये जो डीएनए होता है इसके अंदर ये जो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनोसिन वगैरह होता है, इनको फाइंड किस तरह करते हैं। तो देखें ज़रा प्रिंसिपल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरेट पीसीज ऑफ डीएनए को छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करते हैं। यानी एक बड़ा डीएनए है तो उसको काट देते हैं ताकि उसके छोटे छोटे पीस हो जाएं। इतना समझ आ गया। यानी कि इसमें हम जीन के पीस करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर हम इन पीसेस को एक मशीन में डालते हैं, उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें क्या होता है, उसमें ये जो बड़े पीसेस होते हैं ये पीछे रह जाते हैं और छोटे पीसेस जो होते हैं वो आगे चले जाते हैं। पहले हम सेपरेट करते हैं डीएनए को, फिर हम क्या करते हैं उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालते हैं, जिससे क्या होता है जीन के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं, जो छोटे होते हैं वो आगे चले जाते हैं, जो बड़े होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उनको रीड कर लेते हैं। यानी कि इसमें ये जो बड़ा पीस है इसको और फिर इस छोटे को और फिर इस छोटे को, ये जो होते हैं ना ये रेडियो एक्टिव होते हैं, तो हम इनकी रेडिएशंस फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमने आज करनी है। तो जीन सीक्वेंसिंग के आजकल लेटेस्ट मेथड आ चुके हैं, लेकिन आपके बुक में जो मेथड लिखे हुए हैं ना उनमें सैंगर मेथड है और मैक्सम गिलबर्ट मेथड है। इसका सिर्फ उन्होंने नाम लिखा है, इसका वो डिटेल नहीं बताई, लेकिन जो सैंगर्स मेथड है इसको उसने डिटेल से बताया आपकी बुक वालों ने। तो सैंगर्स मेथड हम पढ़ते हैं। अगर आपको लोगों को क्वेश्चन आता है सैंगर मेथड लिखो या फिर जीन सीक्वेंसिंग किस तरह की जाती है ये लिखो, तो आपने यही सब कुछ लिखना है। तो ये ना कंप्यूटर का इस्तेमाल करके करते होते हैं। यानी कि सैंगर मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, 4 बीकर लेते हैं, 4 डिफरेंट बीकर्स, फिर उनमें हम क्या करते हैं, हम ये डालते हैं DDANTP। यानी कि इसमें जो पहला बीकर होता है इसमें एडेनिन वाला डालते हैं, जो दूसरा बीकर होता है इसमें थायमिन, थर्ड बीकर में साइटोसिन और फोर्थ में गुआनोसिन। यानी कि हर बीकर में हम स्पेसिफिक डालते हैं क्या, ये जो नाइट्रोजनस बेस होती है। और ये जो इसका मैंने कल आपको स्ट्रक्चर बताया था कि ये किस तरह का होता है। इसमें जो पेंटोज शुगर होती है उसमें जो सेकंड और थर्ड कार्बन होता है इस पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा होता है। यानी कि यहाँ पे भी ओ नहीं होता, यहाँ पे भी ओ नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाईडिऑक्सी। यानी कि 2 जगहों से ऑक्सीजन को रिमूव किया गया। तो इसमें भी हमने डाईडिऑक्सी एडेनिन डाला है, इसमें डाईडिऑक्सी थायमिन, इसमें डाईडिऑक्सी साइटोसिन। ये जो चीज़ें हैं ना पहली जो लाइन रो में लिखी हुई हैं ये डिफरेंट है। फिर हम इसमें क्या डालेंगे, इस बीकर में हम डाल देंगे डीएनए। कौन सा डीएनए, जिस डीएनए की हमने पीस किए हैं, इसमें भी डीएनए डाल दिया।
इसमें भी और इसमें भी डीएनए डाल दिया। फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्राइमर डालते हैं। प्राइमर क्या करता है, प्राइमर ने डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू करवानी होती है, तो यहाँ पे प्राइमर आके लग जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी प्राइमर लग जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी प्राइमर, यानी कि जिसने डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू करवानी होती है। फिर हम इसमें न्यूक्लियोटाइड्स डालते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जिन्होंने यहाँ पे आके मिलना होता है ताकि ये जो स्टैंड है ये कंप्लीट हो सके। न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनोसिन। न्यूक्लियोटाइड यही होता है ना, यहाँ पे अगर बेस लग जाए और यहाँ पे 3 फॉस्फेट लग जाए, यानी कि पेंटोज शुगर के साथ बेस और फॉस्फेट लगे हों, तो इसको हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स की 4 टाइप्स हैं, जिसमें अगर यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ है तो ये एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, अगर थायमिन लगा हुआ है तो थायमिन वाला। अब इस बेकर में हमने कौन सा न्यूक्लियोटाइड डालना है, इसमें हमने सारे न्यूक्लियोटाइड्स डालने हैं, एडेनिन वाला भी, थायमिन, साइटोसिन और गुआनोसिन सारे। लेकिन जो डाईडिऑक्सी है वो हमने सिर्फ एक ही डालना है, याद रहेगा। फिर इसमें हमने डीएनए पॉलीमरेज डालना है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जब डीएनए के जो सिंगल स्ट्रैंड होता है इसके साथ प्राइमर आके लग जाता है ना, तो ये जो प्राइमर होता है इससे रेप्लिकेशन शुरू होना होता है। अब ये रेप्लिकेशन किस तरह शुरू होती है, जब ये न्यूक्लियोटाइड आएंगे। इन न्यूक्लियोटाइड्स को लाने वाला जो एंजाइम है ना वो है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज इस तरह का सपोज एक लेबर है, एक मिस्त्री है, जिसने क्या करना होता है, ईंटों को जोड़ना होता है। ईंटें क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स। कहाँ पे जोड़ना होता है, प्राइमर के साथ, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, सैंगर्स मेथड में एक सिंगल स्टैंड से डबल स्टैंड बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी डबल स्टैंड बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा, याद रहेगा इतना। अब ये जो पहला बीकर है, इस बीकर में क्योंकि हमने ये एडेनिन वाला डाला है, तो जब भी सपोज ये पहला स्टैंड है इस पहले बीकर का, अब इसमें ये सीक्वेंस मौजूद है, यानी कि ये पहले वाला डीएनए मौजूद है। अब इसके साथ जब न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे तो गुआनोसिन के साथ कौन सा अटैच होगा, साइटोसिन, साइटोसिन के साथ गुआनोसिन, थायमिन के साथ एडेनिन। अब देखो ज़रा, पहले बीकर में एडेनिन वाला डाईडिऑक्सी मौजूद है, तो जैसे ही इस स्टैंड के साथ ये वाला कम्प्लीमेंट्री स्टैंड जुड़ रहा होगा, जैसे ही एडेनिन आएगी तो ये जो स्टैंड है इसकी रेप्लिकेशन रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने इस बीकर में ये डाईडिऑक्सी एडेनिन वाला डाला है। इसी तरह जब ये वाला जो डीएनए मौजूद है, ये सपोज करो ये वाला है, तो यहाँ पे देखो थायमिन है, थायमिन के साथ क्या लगेगा, साइटोसिन, एडेनिन के साथ क्या लगेगा, थायमिन। तो देखो यहाँ पे थायमिन आया है। अब जैसे ही थायमिन आया है, क्योंकि इस बीकर में हमने डाईडिऑक्सी थायमिन डाला है, तो जैसे ही थायमिन आया है यहाँ पे इसकी जो रेप्लिकेशन है वो रुक जाएगी। यानी यहाँ पे एक बड़ा स्टैंड बन गया है 3 न्यूक्लियोटाइड्स वाला, यहाँ पे छोटा स्टैंड बन गया। इसी तरह इसमें क्योंकि हमने साइटोसिन डाला है, तो जैसे ही साइटोसिन आएगा नए स्टैंड पे तो ये रुक जाएगा। तो गुआनोसिन के साथ क्या मौजूद है, साइटोसिन। तो यहाँ पे जस्ट क्योंकि पहले पे ही मौजूद आ गया है, तो ये वाला स्टैंड जो है ये सिर्फ इतना ही रुक जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जब हमने गुआनोसिन डाला है तो गुआनोसिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनोसिन, तो ये स्टैंड यहाँ तक रुका। अब हमारे पास 4 डिफरेंट स्टैंड बन गए हैं, एक 3 न्यूक्लियोटाइड्स वाला, एक 2 वाला, 1 वाला और 2 वाला। अब ये जो स्टैंड्स होते हैं, इन स्टैंड्स को हम क्या करते हैं, इन स्टैंड्स को हम डालते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में डालेंगे, तो मैंने आपको बताया था इसमें हमने ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में जितने सैंपल होते हैं हम उतने सुराख कर देते हैं। तो हम एक यहाँ पे सुराख कर देंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 4 सैंपल हैं तो हमने 4 सुराख कर दिए। अब इन 4 सुराखों को हमने ना स्पेसिफिक नाम दे देने हैं। जो पहला सुराख है इसको हमने नाम दे देना है इस डाईडिऑक्सी की बेस पे। यहाँ पे एडेनिन है तो हम इसको एडेनिन वाला नाम दे देंगे। इसी तरह इस बीकर में थायमिन है तो हम इसको थायमिन का नाम दे देंगे। यहाँ पे साइटोसिन है, साइटोसिन, यहाँ पे गुआनोसिन है तो गुआनोसिन का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये जो सॉल्यूशंस हमने बनाए हैं इन सॉल्यूशंस को हम डाल देंगे इन सुराखों के अंदर। जब इन सुराखों के अंदर डालेंगे, अब ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव बना रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव। अब जो डीएनए होता है, डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, थोड़ा सा रह गया, डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो ज़रा यहाँ पे सपोज इस सुराख में
हमने ये वाला डाला है, यानी ये सारा सोल्यूशन डाला है, इसमें भी डीएनए डाला है, इसमें भी डाला है और इसमें भी डाला है। अब क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ही हम ये बटन ऑन करेंगे, चार्ज शुरू करेंगे, तो ये जो स्टैंड है, जो बड़ा होगा ना वो पीछे रह जाएगा, जो उससे छोटा होगा वो उससे आगे, जो उससे छोटा है वो उससे आगे चला जाएगा। इसी तरह उससे आगे आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट कॉलम बन गए हैं, सपोज एक ये कॉलम और एक ये कॉलम। अब ये जो कॉलम बने हैं ना, इन हर कॉलम में एक स्पेसिफिक स्टैंड मौजूद है। अब इन कॉलम्स को हम नाम दे देंगे, ये ना पहले नाम लिखे होते हैं। सपोज इस कॉलम का नाम है थायामीन, एडेनिन, साइटोसिन और गुआनोसिन। अब ये यहाँ पे ना ये कॉलम्स मौजूद होते हैं। अब ये वाले जो डीएनए है, ये उसी कॉलम के अंदर आके रुकेगा जिस कॉलम में क्या मौजूद होगा, ये नाम लिखा होगा, यानी कि जिस कॉलम का जो नाम होगा उसके अंदर वही न्यूक्लियोटाइड आके रुक जाएगा। अब अगर तो इसमें 2 मौजूद हैं, यानी कि 2 आ गए हैं, और सपोज इसमें 3 आ गए हैं, तो ये जो पहला कॉलम है इसमें क्योंकि सिर्फ एक थायामीन है, तो हम यहाँ पे एक थायामीन लिख देंगे। अब ये जो दूसरा कॉलम है इसमें 2 एडेनिन है, तो हम यहाँ पे एडेनिन और एडेनिन लिख देंगे। यहाँ पे खाली सी है, यहाँ पे जी और जी है। तो इस तरह हमें क्या मिल गया है, हमें एक सीक्वेंस मिल गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सीक्वेंस फाइंड कर लेते हैं। अब जो सीक्वेंस होता है उससे हम जीन का पता लगा सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक।